अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में टर्म ग्राफ की जो है वो डेफिनेशन क्या बनेगी। जी मैंने आप लोगों के सामने इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ग्राफ की जो डेफिनेशन बनती है वो लिख दी है। अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। बेटे इससे पहले हम पढ़ते रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, या एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते रहे हैं। तो बेटे वहाँ पर तो हमें पता चल रहा होता था कि यहाँ पर एक ऑर्डरी हम एक रूल इस्तेमाल करते थे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे के कि क्या एक वेलोसिटी जोन सी है एक गाड़ी की, एक ऑब्जेक्ट की डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है। तो बेटे अगर हम एक ग्राफ को देखकर या एक मोशन को एक ग्राफ के अंदर एनालाइज करना चाहें तो वो बेटे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक पिक्टोरियल वे में ग्राफ की सूरत में किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो बेटे ग्राफ की इंतहाई आसान वर्डिंग में डेफिनेशन है कि कोई भी वेरियस जो क्वांटिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मकदारें होती हैं बेटे, अगर उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है हम उसको अगर एक पिक्चर की सूरत में प्रेजेंट करें तो इसको हम ग्राफ कहते होते हैं। बेटे इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल्स का नाम भी देते हैं कि दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। बेटे ये वेरिएबल्स या ये क्वांटिटीज़ दो किस्म की हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको यूँ भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी दूसरी कौन सी, डिपेंडेंट क्वांटिटी आर वेरिएबल। बेटे दोबारा बताता चलूँ कि इन क्वांटिटीज़ यानी कि जिनको हम ग्राफ में ड्रा करने जा रहे होते हैं, इन क्वांटिटीज़ को वेरिएबल्स का नाम भी दिया जा सकता है। अब ये वेरिएबल्स दो किस्म के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। इज़ इट क्लियर बेटे? वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। बेटे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो सी है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते होते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है बेटे वो हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। बेटे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं ये देख लें। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स वाई प्लेन ड्रा की है। बेटे ये आप लोगों को सिर्फ समझाने की हद तक है। एक्स वाई प्लेन ड्रा की है बेटे, इस हॉरिजेंटल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो उनसा वर्टिकल एक्सिस है बेटे ये इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। बेटे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनमें 90 का एंगल होता है। बेटे जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक्सिस कॉन्साइड कर रहे होते हैं इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। यूजुअली इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटे इसको हम आगे चल के ब्रीफली देख लेंगे। अभी आप लोग यही समझ लें कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिए करेंगे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं इनको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिए करेंगे। अब बेटे डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? बेटे ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ वेरी करे। मैंने क्या कहा है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ वेरी करे। बात समझ लगी बेटे आपको? लेट्स सपोज कि जो टाइम है, टाइम वक्त बेटे ये अपनी रूटीन से पास हो रहा है, गुज़र रहा है। अब हम अगर स्पीड की बात करते हैं तो हम यूँ कहते हैं भाई कितने वक्त में कितना फ़ासला एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। तो अब बेटे जो वक्त है और फासला है ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका हम स्पीड में ज़िक्र करते हैं। अब इसमें इन दो क्वांटिटीज़ में जो टाइम है, अब बेटे जो टाइम क्वांटिटी है ये हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। बेटे टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो अपनी रूटीन से पास हो रहा है, वक्त गुजर रहा है। लेकिन जो हम कह रहे हैं ना कि फासला, जो डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के साथ, जिसको हम मिला के हम स्पीड का नाम देते हैं। बेटे कभी जो डिस्टेंस है वो कम कवर होता है और कभी जो सा है वो ज़्यादा कवर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है। बट जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसका किसी के ऊपर कोई वो इन्हिसार नहीं करती, वो अपनी रूटीन से गुजर रही है। जी बेटे, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी की डेफिनेशन भी मैंने इन्हीं अल्फाज में लिख दी है। द क्वांटिटी यानी कि वो मकदार, द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी, कि ऐसी मकदार जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ तब्दील हो रही हो उसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते होते हैं। बेटे समझ आ गई है? ये बात लाजमी याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है बेटे हम उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते होते हैं। इज़ इट क्लियर?
बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट स्लोप ऑफ अ ग्राफ कि एक ग्राफ की जो सी वो हम स्लोप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। बेटा ये इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ये बुक के ऊपर तो हाईलाइटेड तरीके से नहीं गिवन, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक के जो अगले नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनमें स्लोप के ज़रिए से हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को इस स्लोप का कंसेप्ट होना इंतहाई लाजिम है। स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स बाई हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। बेटे एक तो वर्ड यूज़ हो रहा है डिवाइडिंग। अब डिवीजन दो चीज़ों में होगी, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। अब बेटे वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक लम्हे के लिए इधर आ जाए। मैंने आपको बताया था कि ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। अब कोई भी चीज़ है उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी। बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर जो दो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, और जो वाई एक्सिस के ऊपर जो दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। बेटे इनको आपस में डिवाइड करवा दें, यानी कि वाई के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स के कोऑर्डिनेट, तो बेटे वो क्या मिल जाती है, स्लोप। स्लोप को हम यूजली एम से भी बेटे रिप्रेजेंट करते होते हैं। स्लोप इज़ इक्वल टू डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इट्स मीन्स के वाई के कोऑर्डिनेट्स और एक्स के कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करवाने से हमारे पास स्लोप आ जाएगी। बेटे वाई के ये साथ जो मैंने डेल का साइन लगाया है इसे ट्रायंगल का भी साइन कहते हैं। तो बेटे ये यूँ बताता है कि ये चीज़ चेंज हो रही है, तो इस चेंज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है y2 - 1 y1। बेटे y2 इसका एक कोऑर्डिनेट है, y1 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये y का। अब इन दोनों को मिला के हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। सेम एज जो डेल x है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 - x1। बेटे अब इन दोनों को मिलाकर हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स कह देंगे। अब बेटे इन दोनों की डिवीजन हमें स्लोप देती होती है। यहाँ तक समझ लग गई है जी। जी तो स्टूडेंट्स हमने आज जो उनसे है वो ग्राफ दो किस्म का पढ़ना है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। बेटे ये याद रखें कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में इंटरचेंजेबली हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, दोनों को हम फासले के ज़ुमरे में लेते हैं। सेम एज़ वेलोसिटी और स्पीड जो सी हैं वो आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं। बेट लेकिन ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं है, ये कुछ ख़ास स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही ज़ुमरे में लेते होते हैं, और इसी तरीके से वेलोसिटी और स्पीड को एक ही ज़ुमरे में लेते हैं। बेटे आज इस आर्टिकल में हम डिस्टेंस और स्पीड के लॉन्गली बात करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा जी, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बेटे साफ ज़रा दो क्वांटिटीज़ आप लोगों को बताई गई हैं, एक डिस्टेंस एक टाइम। अब इन्हीं दोनों का आपने रिलेशन एक पिक्चर की सूरत में ड्रा करना है जिसको हम ग्राफ कहेंगे, ठीक है जी। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस while vertical axis shows the distance covered by the object। बेटे इंतहाई आसान सी वर्डिंग में मैंने लिखा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर टाइम किस एक्सिस के अलावा लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा। बेटे हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि टाइम चूँकि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। बेटे टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। टाइम चूँकि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते होते हैं, और एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम भी देते हैं। बट इस तरीके से जो डिस्टेंस है वो हम वाई एक्सिस के अलोंग लिया करेंगे, और वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते होते हैं। अब डिस्टेंस चूँकि डिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए हमने इसको वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। बेटे यहाँ तक समझ लगी आप लोगों को जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटे तीन पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जी बेटे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ये सबसे पहला केस है, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। बेटे आप लोगों के सामने वही मैंने प्रेजेंटेशन ड्रा की है कि एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। ये बेटे अब एक्स एक्सिस के नाम हमने टाइम को ले लिया। बेटे टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसका यूनिट एस आई यानी कि सेकंड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को लिया है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है। अब बेटे अब इस लाइन के इस एक्सिस के हमने छोटे छोटे बेटे इक्वल पैचेस बना लिए हैं, डिवीजन्स बना लिए हैं। ये ज़ीरो है, यहाँ पर दोनों एक्सिस की वैल्यू क्या है जी, ज़ीरो। अब इधर आए पहले पैच के अंदर, पहले जो मैंने डिवीजन किया है ये बेटे 5 5 का डिफरेंस रख के किया, ठीक है ना। यहाँ पर 5
10 15 यहाँ पर 20, ठीक है जी, एंड सो ऑन। इस तरीके से इस साइड पर हमने 10 10 के डिफरेंस डिवीजन किए हैं, 0 से 10 10 20 30 और यहाँ पर 40 होना चाहिए जी। बेटा इज इट क्लियर। अब हमने बात करनी है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ऊपर कि कोई बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर है। बेटे रेस्ट पे होने का मतलब है कि वो कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करेगा। अब 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद भी उसकी पोजीशन वही रहे, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बेटे रेस्ट पे है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस शोज दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो एज शोन इन अबव ग्राफ। बेटे मैंने बहुत ही समरी इस पैराग्राफ की बनाकर आप लोगों के सामने लिखी है कि ये वाली जोन सी ओरिजेंटल लाइन आप लोगों के सामने असल में यही ग्राफ की एक्चुअल लाइन है। ये हमें इससे हम एनालाइज करेंगे कि ये जो बॉडी जिसके बारे में ये ग्राफ बनाया गया आया कि वो रेस्ट पे है या बेटे मोशन में है। बेटे ये वाली लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बेटे ये और ये आपस में लाइनें पैरेलल हैं, ये भी ओरिजेंटल लाइन है, ये भी ओरिजेंटल लाइन है। ये ओरिजेंटल लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, बेटे ये पैरेलल दोनों लाइनें आपस में ये शो कर रही है कि स्पीड जोन सी है यहाँ पर वो बेटे ज़ीरो है। बात समझ आ गई आपको। वो किस तरीके से पता चला है, देखें पहले 5 सेकंड में बॉडी कहाँ पर थी जी, 20 मीटर पर, यानी कि 20 वाली पोजीशन पे थी। 0 पे भी 20 पे थी, 5 सेकंड गुजरे फिर भी 20 पे है, 10 सेकंड गुजरने के बाद बेटे ये फिर भी 20 पे है, 15 सेकंड गुजरने के बाद फिर भी 20 एंड सेम एज 20 सेकंड गुजरने के बाद भी वो 20 के ऊपर है। देखें टाइम पास हो रहा है लेकिन बॉडी अपनी उसी पोजीशन के ऊपर है, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अब इस ग्राफ से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। इज़ इट क्लियर जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसका केस नंबर 2 हम स्टडी करने लगे हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कि पहले हमने बात की थी कि बॉडी रेस्ट पे हो, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वही ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बेटे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड की या यूनिफॉर्म स्पीड की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट स्पीड। बात समझ लग गया आप लोगों को कि वक्त के बराबर वक्फों में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करे कवर करे तो हम उसको कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो बेटे अभी हम देख लेते हैं। बेटे पहले 5 सेकंड के अंदर इसने हम समझ लें कि लेट्स सपोज 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। बेटे अगले 5 सेकंड में फिर उसने मज़ीद 10 सेकंड्स का डिस्टेंस कवर किया है जी। बेटे अगले 5 सेकंड में उसने मज़ीद 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बेटे अगले 5 सेकंड के अंदर उसने मज़ीद, बेटे ये हमने डॉट्स लगा लिए, पॉइंट्स लगा लिए। अब बेटे जब हम इस लाइन को मिलाएंगे यानी कि इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब बेटे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटे पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि स्पीड ज़ीरो थी, अब हमने फाइंड स्पीड ही करनी है। अब हम यहाँ पर स्पीड किस तरह चेक कर सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करके। बात समझ लगी बेटे आप लोगों को। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इस लाइन की स्लोप हमें इस ऑब्जेक्ट की स्पीड का बताएगी कि इसकी स्पीड कितनी है। तो बेटे हम इसके ऊपर 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ। ये बेटे ये एक पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ए से बना लें, बी से बना लें, ए से बना लें, बी, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स आपने कंसीडर कर लेने। लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट ए ये वाला ले लिया, एक पॉइंट बी ये वाला ले लिया। अब बेटे हमने क्या काम करना है कि इस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमने रेजोल्यूशन कर लेनी है और बी को भी हमने एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व करवा लेना है यूँ डॉट्स लगाकर। जी तो स्टूडेंट्स मैंने ए बी ये जो 2 पॉइंट्स थे इनको एक्स एक्सिस के ऊपर भी रिजॉल्व करवा लिया है। अब हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया है जो हम जिसको हमने कंसीडर किया या जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इसी दोनों पॉइंट्स को ए और बी को जब मैंने वाई एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व करवाया है तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इसके बीच का ये वाला जो एरिया है अब इसको स्टडी करने जा रहे हैं। बेटे इन 2 पॉइंट्स को भी हम कोई नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। जी स्टूडेंट्स मैंने इन 2 पॉइंट्स को नाम दे दिया है सी डी और ई एफ़।
बेटे मैं दोबारा बता दूं कि एक स्लोप थी, एक लाइन थी, लाइन की स्लोप हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब स्लोप फाइंड करने के लिए हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हैं, ए और बी। ए बी दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व करवाया है, तो ये वाला हमारे पास पोर्शन आ गया था। और वाई एक्सिस के ऊपर ए बी दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व करवाया, तो हमारे पास ये सारा पोर्शन आ गया था। अब हमने इन दोनों को पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं कि सी पॉइंट ये डी पॉइंट, ई ये एफ। इज़ इट क्लियर? अब बेटे हमने स्लोप का शुरू पे फार्मूला पढ़ा था कि स्लोप क्या होती है, वाई एक्सिस के जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। इज़ इट क्लियर? बेटे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो सी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो किस तरह से आएगी, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप फाइंड करने से। अब बेटे लाइन की स्लोप हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, ई एफ, और एक्स एक्सिस की क्या आएंगी, सी डी। ये बेटे ये मैंने डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स आप लोगों की याद आने के लिए लिखा है कि ऊपर हमने वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, नीचे हमने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। जी वाई के ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ई एफ डिवाइडेड बाई सी डी। अब ई एफ की बेटे हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखें दो पैचेज इसमें आ रहे हैं, दो पैचेज इंक्लूड हो रहे हैं, और एक पैच का डिफरेंस कितना है, 10 का। 10 प्लस 10 20 हो गया जी, इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई, अब सी डी की वैल्यू कितनी है देखें, 5 के पैचेस, यानी कि 5 का डिफरेंस हमारे पास, दो पैचेस हैं, 5 प्लस 5 हमारे पास 10 हो गया जी। अब बेटे जो ऊपर हमने ली थी वैल्यूज़, ये हमारे पास डिस्टेंस की हैं यानी कि मीटर्स की हैं, हम 20 के साथ मीटर लिख देंगे। और जो नीचे हमने वैल्यूज़ ली हैं ये टाइम की हैं, इसको हम सेकंड जो मेजर कर रहे हैं इसके साथ हम सेकंड लिख देंगे। तो बेटे अब इसको मज़ीद हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो के हमारे पास 2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो बेटे अब ये हमारे पास क्या निकल आई है जी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी निकल आई है, 2 मीटर पर सेकंड। तो अब हम कह रहे हैं कि इस ग्राफ से हमने ये एनालाइज कर लिया है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। जी स्टूडेंट्स, अब इसके तीसरे केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मींस के चेंज होती हुई, ठीक है जी, बदलती हुई। यानी कि अभी हम इसके तीसरे केस की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड वेरी कर रही है, बेटे कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। अब यहाँ पर चूँकि कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल है। अब देखते हैं वेरिएबल का मतलब क्या है। हम लेट्स सपोज बात करते हैं कि जो पहले 5 सेकंड थे उनमें एक बॉडी ने तकरीबन 8 मीटर पर सेकंड का 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। हमने इस यहाँ पर एक डॉट लगा दिया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। बेटे अगले 5 सेकंड जब गुजरे हैं तो उसने लेट्स सपोज इतना जो है वो फासला मज़ीद कवर कर लिया। अब अगले 5 सेकंड गुजरे हैं तो हमने देखा है कि हम वो बॉडी इतना कवर फासला, अब देखें कि ये अब इंक्रीज़ करते जा रही है, यानी कि इसके ऊपर इतनी हाइट जो सी है वो हमेशा की बार ज़्यादा होती जा रही है। अब अगले 5 सेकंड में उसने इतना फासला, यानी कि अब उसकी स्पीड एकदम से पीक पे जा पहुंची है, तेज़ हो गई। अब अगले 5 सेकंड हमने देखा है कि इसकी स्पीड मज़ीद तेज़ होकर यहाँ पर आ गई। अब हमने इसके डॉट्स बना लिए। अब बेटे जब इन डॉट्स को मिलाएंगे तो उम्मीद है कि साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बेटे ये कुछ इस तरीके से आएगी। अब बेटे देखें ये एक कर्व टाइप की आ गई है, कर्वी शक्ल की हमारे पास एक ग्राफ बन गया है। अब इस तरीके से जब हमारे पास ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये चीज़ वेरी कर रही है, बदल रही है। बात समझ लगी बेटे आप लोगों को? अब बेटे इस किस्म के जब केस के अंदर हम आते हैं तो अब इसमें हम किस तरह एनालाइज करें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है वो देख लेते हैं। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अब फिर क्या होगा जी, सो स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्राम स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। बेटे इधर देख लें कि ये एक लेट्स सपोज कर्व है, इसके ऊपर लेट्स सपोज हमने ये वाला पॉइंट्स कंसिडर कर लिया है। अब बेटे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कौन सा पॉइंट हो, टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी पॉइंट को बिल्कुल हल्की सी मस करके गुजरे। एक पॉइंट के ऊपर जो हल्की सी टच करके गुजरे उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये एक कर्व थी, कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है। अब टेंजेंट उस लाइन को कहेंगे जो इस पॉइंट को बिल्कुल हल्की सी टच करके गुजरे, इसको हम कहेंगे कि ये एक टेंजेंट लाइन है। तो ये भी यहाँ पर ये कह रहा है कि अब जो कि स्पीड आती तो हमें उस लाइन की स्लोप से है। अब
स्लोप एक कर्व वाली जोन सी है, अगर केस आ जाए तो हम उस तरीके से उसमें स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं। हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला जोन सा पॉइंट है, हम इसके ऊपर स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की, पॉइंट पी वाला। तो बेटे अब इस पॉइंट पी के ऊपर हम स्लोप डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते कि इसको इधर भी रिजॉल्व करवाएं इधर भी रिजॉल्व करवाएं, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करवाएंगे बेटे, अब हम इसकी एक टेंजेंट ड्रा करवाएंगे। टेंजेंट क्या होता है मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को बिल्कुल हल्की सी टच करती हुई गुजरे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने ये एक टेंजेंट ड्रा करवा दिया है। सॉरी, पॉइंट हमने ये कंसीडर किया था और मैंने टेंजेंट इस पर ड्रा कर दिए, तो हम पॉइंट ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट पी। इज इट क्लियर बेटे, आप लोगों को समझ आ गई है? तो यानी कि जो कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इट डजंट मैटर कि आपने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया है। लेट्स सपोज हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रा करवाया। अब इससे हमने एक स्लोप फाइंड करनी है, इसकी रेजोल्यूशन करनी है। अब हमारे पास दो पार्ट्स आ गए हैं इस लाइन के, यानी कि अब हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अब हम इस टेंजेंट को कंसीडर कर रहे हैं। बेटे इस टेंजेंट को कंसीडर करने से पहले हम इसको कोई नाम देते हैं ताकि हमारे लिए समझ रहे। इसको मैं क्यू का नाम देता हूँ, इसको मैं पॉइंट को आर का नाम देता हूँ। बेटे अगेन वही काम करना है बेटे, इसको नीचे रिजॉल्व करवा देना है एक्स एक्सिस के ऊपर भी और इसको वाई एक्सिस के ऊपर भी रिजॉल्व करवा देंगे। समझ आ गई आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने एस का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो सा पोर्शन आ गया है मेन, एक ये वाला जिसको हम वर्टिकल पोर्शन कहते होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, और बेटे एक ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास जिसको हम हॉरिजॉन्टल पोर्शन कहते हैं। अब जिसको हम कंसीडर करें, अब बेटे स्लोप के वक्त मैं आप लोगों को याद करवाता चलूँ कि स्लोप के फार्मूले में हमने पढ़ा था कि ऊपर हम यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लेते थे डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के लेते थे। तो अब हम क्या कहेंगे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी इज़ इक्वल टू, पहले लिख लें डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब बेटे वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो पोर्शन है उसको हमने नाम दिया हुआ है, सॉरी वाई एक्सिस का ये वाला, बेटे ये वाला समझ लें या ये वाला समझ लें, एक ही बात है। तो हम ये वाला चौके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये वाला लेते हैं आर एस डिवाइडेड बाई, अब बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो पोर्शन कंसीडर किया उसका नाम है क्यू एस। अब बेटे इनकी वैल्यूज़ कितनी आएंगी देखें। अब यहाँ तक तो 30 हो गया, 30 प्लस ये तकरीबन 35 की रेंज बन रही है। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितना आ गया जी, 35 मीटर डिवाइडेड बाई, अब एक्स एक्सिस का यानी कि क्यू और एस के बीच में कितने पैचेस हैं, 5 10 15 और ये 20, यहाँ तक 20 हो गया जी, डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड जी। तो अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.745 तकरीबन मीटर पर सेकंड। बेटा ये हमारे पास अब क्या निकल आई है जी, स्पीड जो हमने फाइंड करनी थी इस ग्राफ के अंदर जो कि वेरी कर रही थी। अब बेटे वेरी कर रही है, चेंज तो हो रही है। अब हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी क्यों आ गई है, क्योंकि हमने जस्ट एक पॉइंट के ऊपर यहाँ से बॉडी चली है, इसकी स्पीड अप डाउन हो रही थी। अब इस लम्हे के ऊपर हमने इसकी स्पीड को कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास कितनी आ चुकी है जी, 1.75 मीटर पर सेकेंड।